हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में। ठीक है, क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी में। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें है, अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कलांश यानी पीरियड समाप्त हो गया है। हर पीरियड के बाद हमें कैसे पता चलता है कि जो है पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पीरियड समाप्त हो चुका है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर भी आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने की वजह से उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखेंगे कि इसका संबंध क्या है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, एक दूसरे के से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है। अगर देखा जाए तो ध्वनि क्या करती है, साउंड एक दूसरे से संपर्क करने में हमारी हेल्प करती है। आपके चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की हमें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए, जिस 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 चीज़ की आपको ध्वनि सुनाई दे रही है। अपने विद्यालय में के जो संगीत कक्ष है, उसमें आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ जो है वो आप सुनते ही होंगे। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं का ही हमें ढूंढना है। तो जैसे कि जो हमारे कॉलेजेस में संगीत का जो रूम होता है, ठीक है, कुछ वाद्य यंत्र उसमें जो वाद्य यंत्र रखे रहते हैं उनका यहाँ पे दिखाए गए हैं। साउंड सिस्टम में देख लीजिए, हारमोनियम है, तबला है, सितार है, बांसुरी है, कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। अब इनका यूज़ भी देखेंगे, इनका साउंड कैसे आता है। तो देखिए, इस चैप्टर की पहली हेडिंग है, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पे मेनली हमें देखना है कि जो साउंड है वो उत्पन्न कैसे होता है। ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उन्हीं का ही हमें आंसर यहाँ पे देखना है। तो पहले तो हेडिंग हमारी यही हो गई कि जो ध्वनि होती है वो वाइब्रेशन करने वाली जितने भी ऑब्जेक्ट होती हैं उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे विद्यालय की घंटी को जब जब मतलब कि जब ये विद्यालय की घंटी जो है वो जब बज रही होती है तो उसे छू करके देखिए, आप कैसा अनुभव करेंगे। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही होती हो तो उसे पुनः छू करके देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन दी गई है। पहले आप उसको छू करके देखिए, दूसरी बात जब उसको जो है रिंग किया गया मतलब कि बजने की कंडीशन में उसको छू करके देखिए। क्रियाकलाप के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। धातु की एक प्लेट या फिर कढ़ाई लीजिए और इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि वह दीवार को ना छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। ठीक है, किसी भी स्केल या किसी भी चीज़ से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छू कर देखिए, क्या आपको कंपनों का वाइब्रेशन जो है उनकी फीलिंग आ रही है, उनका अनुभव हो रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से इसको मारना है। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद अपने हाथों से कस कर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं, मतलब जैसे चोट मारा उसके बाद तुरंत उसको वाइब्रेट होने से पहले उसको कस के पकड़ लें, हिलने से पहले। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छू कर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं। तो यही सारी जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे देखी हैं उन्हीं को ही क्लियर करेंगे। और तो यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें क्या करना है, रबड़ का एक छल्ला लेना है। ठीक है, जैसे चित्र में यहाँ पे दिखाया गया उसी के अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर उसे चढ़ा देना है। बॉक्स तथा तनित रबड़ की बीच में, ये जो रबर बैंड लगा रखा है उसके बीच में दो पेंसिल हमें लगानी है। अब रबर के छल्ले को लगभग बीच में से खींच कर, दो पेंसिल लगा करके उसके बाद बीच में से खींच कर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है। क्या रबड़ का छल्ला जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से उसको किया जा रहा है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को ही हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। वाइब्रेशन के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर जो मूवमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट करती है सिर्फ अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, ठीक है, और जो है फिक्स स्पेस में, ठीक, तो वो क्या कहलाती है, वाइब्रेशन यानी कंपन कहलाती है। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित यानी कि करते हैं या बीच बीच से खींच करके छोड़ते हैं
तो ये कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब कहने का है कि जो कस करके रबर बैंड लगाया गया था वो या तो एकदम कस के जो है लगाया जाए, उसके बाद इसके सेंटर पर अपनी फिंगर से इसको मतलब कि खींच करके छोड़े ना, बल्कि हल्का सा टच करें तो भी वाइब्रेशन वो करेगा। उसके बाद अगर उसको हम बीच के पार्ट से थोड़ा सा प्लग करके फिर छोड़ें तभी वो वाइब्रेशन करेगा। तो जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। जब तक ये कंपन करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है, तब तक ये ध्वनि निकलती रहती है। ठीक है, एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि धातु की एक थाली हमें लेना है। इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए, इसके साइड में मारिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब उसे छू करके देखिए। पहली बार सुनने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर से मारिए और उसको छू करके देखिए। क्या आप थाली में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको आप अनुभव कर सकते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, फिर से चोट मारिए और जल की सतह को देखिए। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पा रहे हैं? तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनका क्लैरिफिकेशन करेंगे। अब थाली को फिर से पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों की को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? मतलब 3-4 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। एक तो हमने ये देखा कि जब हमने किसी चम्मच से जो पानी भरी हुई जो प्लेट थी उस पर जब हमने मारा तो उसमें साउंड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद उसको बाद में छू करके देखा तो वो वाइब्रेशन कर रही है कि नहीं। उसके बाद हमने इसमें मारा तो जो उसमें जो जल भरा हुआ है उसमें वेव्स बन रही हैं कि नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में जो जो चेंजेस आए इन्हीं को ही हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए पिक्चर में दिखाया भी गया है कि किस तरीके से इसको कंपन किया जा रहा है थाली को। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर वो ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशन कर रही होगी वो किसी न किसी तरीके की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसका संबंध ही वाइब्रेशन से है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें उनका आयाम, एम्पलीट्यूड जो होता है वो इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। हम इन्हें ये जो कंपन है, वाइब्रेशंस हैं, इनका फील कर सकते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देंगे। एक और क्रियाकलाप यहाँ पे देखें, इसमें हमें क्या करना है, नारियल का एक खोखला खोल लेना है और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। उस खोखले खोल से हमें क्या बनाना है, एक वाद्य यंत्र बनाना है। ठीक है, जिसे हम एक तारा कह सकते हैं। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायन भाग को पहचानिए। तो मेरे लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक तारा इस वजह से दिया गया है क्योंकि इसको इस तरीके से अरेंज करने के बाद एक तार खाली फिक्स कर दो, उसके बाद इसे बजाने की कोशिश करो। तो ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है, इसको देखेंगे। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायन भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, शीर्ष सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं और हमें यहाँ पे ये जो सारणी है इसमें हमें यही बताना है, वाद्य यंत्र और उनके कंपायन भाग दिए गए हैं कि कौन सा भाग जो है किस यंत्र के में साउंड को प्रोड्यूस करने में काम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाद्य यंत्र जो दिए गए हैं उनमें सबसे पहले ये वीणा में जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो वाइब्रेशन वाला भाग है वो तनित डोरी, जो उसमें तार लगा रहता है ना, वही जो है मेनली जो वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद तबला में तनित झिल्ली जो होती है उससे वाइब्रेशन होता है। इसी तरीके से जैसे गिटार है, ठीक है, गिटार में भी जो है डोरी होती है उसी का ही मेन रोल होता है। ठीक है, जैसे बांसुरी है, बांसुरी जो होती है उसका जो बजने का, तो उसमें जो है स्पेस जो होते हैं, यानी कि जो बीच बीच में खुला स्थान जो होता है उसके द्वारा जो है ये बांसुरी जो है वो बज पाती है। ठीक है, और जो है इसी तरीके से जैसे कुछ बर्तनों से बजाया जाता है। आगे भी हम कुछ ऐसे चीज़ें देखेंगे, जो है कुछ ऐसे डमरू वगैरह या और भी जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि साथ में कि किस उनका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो जैसे जैसे मिलता जाएगा इस सारणी को कंप्लीट करते जाएंगे। तो देखिए, जैसे संभवतः आपने मंजीरा यानी झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा कारताल देखे होंगे। तो ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। तो ये जो यंत्र हैं वो हमारे देश के कोई ना कोई भाग में ये सब बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि मंजीरा है, ठीक है, घटम है, नूट है। तो ये नूट जो है वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और करताल ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, साउंड इंस्ट्रूमेंट है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी एक जो है आप भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे मंजीरा की जो बात की गई थी वो यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको आपस में बजाया जाता है, दो होते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है कि जो घड़ा होता है, घड़े को किस तरीके से यहाँ पे उसको बजाने की कोशिश की गई। तो घटम जो है वही घड़े को ही, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो है ये घटम को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। एक और क्रियाकलाप हम यहाँ पे देखें कि धातु के 6-8 कटोरे या गिलास ले लीजिए। ठीक है, 6 से 8 जो है कटोरे या गिलास लिए, इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः एक क्रम में उनको जो है बढ़ते हुए क्रम में भर लीजिए। मतलब कि जो ये जो 6-8 जो गिलास लिए हैं, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये 6 से 8 गिलास हम लेंगे। ठीक है, उसमें जल भरेंगे और उनके बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले में कम, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लास्ट तक के इसको बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। उसके बाद एक स्टिक से इसको बजाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जल तरंगों को उत्पन्न हमें करना है, तो इन ग्लास के थ्रू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे कि सितार के तार को कर्षित करते हैं, उसको प्लग करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि नहीं सुनाई देती। वास्तव में हमें संपूर्ण, जब ऐसा करते हैं तो हमें सिर्फ तार की ही ध्वनि नहीं सुनाई देती, बल्कि जो संपूर्ण यंत्र होता है, पूरे इंस्ट्रूमेंट की, हमें पूरे इंस्ट्रूमेंट में जो वाइब्रेशन है वो सुनाई देता है। इस पूरे यंत्र से के कंपन से उत्पन्न जो ध्वनि है उसी को ही हम सुनते हैं। इस प्रकार जब हम किसी मृदगम, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये दिया गया है मृदंगम, इसकी झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने जिन भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा, उसमें यही पता चला कि जो है, जब हम उसका किसी भी वायर में अगर हम वाइब्रेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी तबला वगैरह उसकी झिल्ली पर अगर जो है वाइब्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी पर ही नहीं होता, बल्कि पूरे इंस्ट्रूमेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहेली की जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है, तो ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही है कि मनुष्यों यानी मानवों द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि है, उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे होता है, उसे देखते हैं। तो जैसे कि कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए, या फिर भौरों की तरह गुंजन कीजिए, गुनगुनाइए थोड़ा सा। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि मनुष्यों में जो वाइब्रेशन होगा, साउंड होगा, वो कैसे प्रोड्यूस होगा। कुछ समय तक ज़ोर से बोलना है, उसके बाद गाना गाना है, उसके बाद या तो फिर जो भौरों की तरह गुंजना है। ठीक है, तो इन सब से और जैसे चित्र में दिखाया गया है नीचे, तो उसके ये जब कर रहे हों तो हमें क्या करना है कि अपने हाथ को कंठ पर रखें, अपने गले पर रखें। ठीक है, तो क्या आपको कुछ कंपन जैसा, कुछ वाइब्रेशन जैसा अनुभव होता है, तो ये आपको देखना है, आप खुद भी करके इसको देखिएगा। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्यों में जो साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, वो लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होता है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। उस उभार को हमें जो है ढूंढना है। शरीर का ये भाग ही वाक्य यंत्र कहलाता है। लड़कों में तो ये ज़्यादा जो है उभरा रहता है, लड़कियों में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। ठीक है, फेरिंग्स का ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। ये जो फेरिंग्स होता है, ये श्वास नली का जो ऊपरी सिरा होता है उस पर होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो वाक्य यंत्र यानी कि जो फेरिंग्स है, कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं। अब इस फेरिंग्स में भी वाक तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, एक जो है थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि 2 वाक तंतु होते हैं, और वो इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी होती है। मतलब इस प्रकार वो तने होते हैं कि उनके बीच में से जो वायु निकल रही होती है, तो एक पतली सी एकदम झिरी टाइप की बनी होती है। तो ये यहाँ पे मनुष्यों का वाक यंत्र दिखाया गया है, फेरिंग्स दिखाई गई है। तो इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान से देखिए, इसमें बनाना भी पड़ेगा अभ्यास में। ठीक है, तो ये पूरा जो है वाक यंत्र जो है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं, तो वाक तंतु जो है वाक तंतु, उसमें जो वाक यंत्र है उसमें जो उपस्थित हैं वो कंपन होने लगते हैं। जब बलपूर्वक एकदम फोर्सफुली वायु को उनसे निकाला जाता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां जो है वो तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। ये वाक तंतुओं से जुड़ी जो मांसपेशियां हैं वो या तो उसको तना हुआ जो है रखें या फिर ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं, तब वाक ध्वनि का जो प्रकार होता है, वो वाक ध्वनि जो होती है उसका प्रकार, उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। मतलब, और वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ पे जो थ्रेड है जो कि फेरिंग्स में पाया जा रहा है, उसकी वैरायटीज है। अगर वो पतला है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे मेनली ये दिया गया है कि वो या तो जो वाक तंतु जो है उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसके पतले होने पर।
ठीक है, और वो तना हुआ है या फिर ढीला है, यानी कि साउंड जैसा जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि जो थ्रेड है, जो वाक् तंतु है, वो अगर जो है तना हुआ है और पतला है तो अलग जो है वो साउंड देगा, और अगर जो है ढीला और मोटा है तो अलग साउंड देगा। तो यहाँ पे मिली यही है, जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो उसकी गुणवत्ता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है जो वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में इनकी सिचुएशन अलग होगी। आइए देखते हैं वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ये जो है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जा रहे हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उन्हें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके कसकर तानिए। अब इनके बीच के जो अंतराल है उनमें हवा फूकिए। ठीक है, जब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या देखना है, एक कागज़ के टुकड़े, जिस तरीके से तनी डोरी जो थी उसके बीच में हमने फूका तो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ, उसी तरीके से अब हमें कागज़ का टुकड़ा लेना है जिसमें एक पतली झिरी बनी हो, एक पतली सी झिरी उसमें जो है बना देनी है, की सहायता से आप इसी क्रियाकलाप को फिर से कर सकते हैं जो ऊपर जो है डोरियों के साथ किया है। कागज़ को अपनी उंगलियों के बीच, जैसे चित्र में दिखाया गया उस तरीके से पकड़िए। अब झिरी जो होगी उसके बीच में हवा फूकिए और ध्वनि सुनिए। जब आप हवा फूकेंगे तो किस तरीके की ध्वनि आएगी वो यहाँ पे आपको सुनना है। हमारे वाक् तंतु भी ठीक इसी प्रकार ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमने देखा दो थ्रेड पाए जाते हैं हमारे गले में। ठीक है, जब फेफड़ों से बहुत फोर्सफुली जब हवा जाती है तो उनके बीच में, और उनके बीच की जो जगह होती है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होती है, बहुत ज़्यादा जो है कम महीन होती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ से जब जो है हवा जा रही होती है तो काफ़ी फोर्सफुली जाती है, जिससे जो तंतु होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है, उनको वाइब्रेट करती हुई निकलती हैं वो। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि जो साउंड है वो कैसा निकल रहा होगा। अगर जो है तंतु पतला और तना हुआ होगा तो अलग होगा, मोटा और ढीला होगा तो अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे वाक् तंतुओं की जो कार्यविधि है उसी को ही इस तरीके से भी दिखाया गया है, एक नॉर्मली तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे देख लीजिए। पुरुष जो होते हैं उनमें वाक् तंतुओं की लंबाई जो है साउंड सिस्टम जो गले में है मनुष्य की, उनकी लंबाई जो होती है वो 20 मिलीमीटर होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो है मेल होते हैं उनमें वाक् तंतुओं की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई जो है वो 15 मिलीमीटर होती है। और बच्चों के वाक् तंतु बहुत ही छोटे होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके वाक् तंतु बहुत ही छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न होती है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं उनकी जो साउंड होता है, उनकी जो आवाज़ होती है वो और भी ज़्यादा महीन, और भी ज़्यादा जो है सॉफ्ट होती है। ठीक है, और जो है मतलब कि बहुत ही लाइट होती है। और महिलाओं की अकॉर्डिंग टू पुरुष, तो पुरुषों के अकॉर्डिंग जो है महिलाओं की आवाज़ भी महीन होती है। लेकिन पुरुषों का यहाँ दिया गया है जितना बड़ा जो है तंतु का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो उसका, ये भी हो सकता है कि कंडीशन कि वो ढीला भी हो जाए। ठीक है, अगर ढीला हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, तो उसका साउंड जो है वो मोटा आएगा। तो जो मेल है इसी वजह से उनकी जो साइज़ है वो भी जो है बड़ा दिखाएगा और उनकी आवाज़ भारी होती है। अब यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट हेडिंग है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है। तो यानी कि जो साउंड वेव्स हैं उनका संचरण तभी होगा, उनका मूवमेंट तभी होगा जब जो है उनको भी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी आवाज़ कैसे, आपकी जो ध्वनि है वो कैसे पहुंच रही है। धातु अथवा कांच का एक ग्लास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि ये सूखा हो। ठीक है, उसमें एक सेलफोन रखिए, याद रखिए कि सेलफोन पानी में ना रखा जाए, सूखा होना चाहिए। अपने किसी मित्र से इस सेलफोन पर किसी दूसरे सेलफोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए, मतलब उस पर कॉल करने के लिए कहिए, और घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारे को अपने हाथों से सटाकर पकड़ लीजिए। ठीक है, और अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह, हाथों के बीच की जो खाली जगह है उस पर सटाकर रखिए। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हमें मेनली जो ध्वनि संचरण है उसका ही ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए किए। पहली बार ऐसे ही रख दिया गया था फ़ोन, उसके बाद उसको जो है कॉल करने के लिए कहा गया, दूसरी बार उसको जो एकदम कवर कर लिया गया, फिर कॉल करने के लिए कहा गया। तो ग्लास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। अब क्या है कि ग्लास के अंदर जितनी भी वायु है उसको वायु जो है मतलब कि मुंह के द्वारा उसको खींचा जाए। खींचने के बाद फिर से जो उसमें बेल बज रही है उसकी घंटी की आवाज़ सुनिए। क्या ग्लास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की आवाज़ धीमी हो जाती है। ग्लास को अपने मुंह से हटाइए, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है जब आपने मुंह से हटाया उसे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये संभव है कि ग्लास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है। तो इनका आंसर देखते हैं। देखिए, वास्तव में यदि आप ग्लास में सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाती। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि साउंड वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मीडियम जो हवा है वही प्रोवाइड करेगी। ठीक है,
तो इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए किसकी ज़रूरत है, माध्यम की ज़रूरत है। माध्यम, ठोस, द्रव, गैस तीनों कंडीशन में हो सकता है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकल जाती है तो वो कहा जाता है कि बर्तन जो है वो किस कंडीशन में, निर्वात में। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि निर्वात में जो साउंड वेव्स हैं वो नहीं चलेगी, यानी कि उसमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ये लाइन याद रखना है कि ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है, इस बात का पता लगाते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है इसमें हमने यही देखना है। इसमें हमें क्या करना है, एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए और एक हाथ में एक छोटी घड़ी लीजिए, ठीक है, सॉरी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। उसके बाद ध्यान रखिए कि घंटी जो है वो बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। ये जो घंटी है वो बाल्टी या टब की दीवार को ना छुए और अपने कान को जल की सतह पर रखिए, ठीक है, जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाए गए। अब यहाँ पे जो सावधानी है उसे बरतना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि उसको जो है अपने कान को जल की सतह पर रखिए। सतर्क ये रखना है कि कान में पानी प्रवेश ना करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी हो सकता है? तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि जो ध्वनि है तो वो जो है हमें मतलब कि वायु में तो सुनाई दे ही रही है, साथ ही साथ जो द्रव है उसमें भी सुनाई, क्योंकि मेनली साउंड वेव्स के मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। वो ठोस, द्रव, गैस तीनों ही कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पे पहली यही बता रही है कि आहा, तो व्हेल अथवा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान जो है कर पाते होंगे, ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन दोनों ही। एक और क्रियाकलाप यहाँ पे हम देखते हैं कि धातु का एक मीटर स्केल या फिर धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लेनी है। उसके बाद क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पा रहे हैं। तो देखिए ये जो क्रियाकलाप है उनको देने का मकसद ही यहाँ पे ये था कि हमने यहाँ पे देख लिया कि वायु एक मीडियम है, वायु में भी ध्वनि जो है संचरित हो रही है। जो जल है वो भी मीडियम है, उसमें भी संचरित हो रही है, और जो ठोस है उसमें भी संचरित हो रही है। तो उसको और क्लियर कर लेते हैं। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखिए तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे पर खरोंचने के लिए कहकर देखिए। उपरोक्त क्रियाकलाप को एक बार करके देखिए। तो ये हम सब ने किया है, ठीक है। तो उसके बाद तो हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो कितनी चीज़ें हो गई, वायु में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है, और ध्वनि में भी साउंड वेव्स चल सकती हैं। आपका मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि आप मतलब कि मनोरंजक क्रियाकलाप जो है उनके द्वारा आप ये दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। ध्वनि जो है वो डोरियों में भी चल सकती है। तो इसमें यहाँ पे दिखाया गया डोरियों वाला। आपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन के याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन करती है? तो देखिए ये वाला जो सिस्टम था ये हम सब ने इसको ट्राई किया होगा। एक लड़का यहाँ से बोलता है, डोरी से कनेक्शन है, दूसरे को सुनाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है कि डोरी से भी जो साउंड वेव्स हैं वो जो है मूव करती हैं। अब तक हमने सीखा कि कंपायन वाइब्रेट करने वाली जो वस्तुएं हैं वही ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा ये किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में, मतलब कि यहाँ पे हमने यही सीखा कि वाइब्रेशन करने वाली जो वस्तुएं हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साउंड वेव्स हैं वो किसी भी माध्यम में प्रोड्यूस हो सकती हैं और किसी भी दिशा में संचरित हो सकती हैं। ये माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं, अब हमें ये देखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। ध्वनि कैसे सुनते हैं? अपने ईयर्स के द्वारा। तो कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है, ठीक है। जबकि ध्वनि हम इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है। ध्वनि जो कान में प्रवेश की वो एक नलिका से होकर के, एक नली से होकर के गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। इसी को ही हम कर्ल्ड पटह या ईयर ड्रम कहते हैं, जो जिसमें वाइब्रेशन होता है तब हमें सुनाई देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जानने के लिए कि कर्ल्ड पटह क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक प्रयोग जो है कर्ल्ड पटह की तरह बना करके देखें। इसमें हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लेना है। इसके दोनों सिरों को हमें काट देना है। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबर के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबर की छल्ले से ही कस दीजिए। तनित रबड़ के ऊपर, जो तना हुआ जो रबर है उसके ऊपर सूखे अन्य या थर्माकोल के 3-4-5 दाने रख दें। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे में हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि जो अन्न के दानों का प्रयोग हुआ है वो दानों का होता क्या है। अन्न के दाने ऊपर नीचे क्यों उछलते हैं, ठीक है, जब इनके साथ ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो कर्ल्ड पटह है यानी ईयर ड्रम,
वो एक तनित रबर की शीट के समान होता है, ईयर ड्रम, ठीक है। और ध्वनि की कंपन कर्ण पटह को कंपन करते हैं। ये जो है साउंड का जो वाइब्रेशन है, ये जैसे ही कान में हमारे जाते हैं और कान में जो है यहाँ पे ईयर ड्रम होता है उसको भी वाइब्रेट कर देते हैं। कर्ण पटह कंपनों को आंतर कर्ण इनर ईयर तक भेज देता है। अब क्या होता है कि ये जो ईयर ड्रम है वो क्या करता है कि ये जो वाइब्रेशन है, ये जो आंतर वाले जो कण हैं इनर ईयर तक इसको भेज देता है, इन वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क, फिर वहाँ से संकेत जो हैं वो मस्तिष्क तक चले जाते हैं। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनर ईयर आंतर कर्ण कौन सा है और कर्ण पटह कौन सी है। तो ये जो है ईयर ड्रम जो है वो ये है जो कि वाइब्रेट होता है। उसके बाद आंतर कर्ण जो इधर इधर इतना ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे इनर ईयर आता है जो मेनली सुनने का काम करता है। अब यहाँ पे पहेली क्या सुझाव दे रही है उसे भी देख लेते हैं। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये कर्ण पटह को क्षति पहुंचा सकती है जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें जो है कोई भी नुकीली चीज़ ऐसी ये सब नहीं डालनी चाहिए ताकि जो ईयर ड्रम है वो डैमेज ना हो। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपन का आयाम, वाइब्रेशन का जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो हमें देखना है, आवर्तकाल देखना है, टाइम पीरियड और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये ही मेन इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो ये होगा। स्ट्रक्चर वगैरह तो आ ही जाता है, ईयर का इनर ईयर कौन सा होता है और वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो इधर वाला है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इधर उधर अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? वाइब्रेशन या कंपन कहलाता है। आप पिछली कक्षाओं में तो ये जो गति करती है, पहले तो ये जो कंपन के दौरान जो गति हो रही होती है उसको हम दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति के तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग ने पिछली कक्षा में देखा भी था। तो यहाँ पे ये देखिए, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, तो प्रति सेकंड, हर सेकंड होने वाला जो दोलन है, ऑसिलेशन है, उसकी संख्या को ही दोलन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। और इसका जो संकेत होता है वो HZ होता है। एक HZ आवृत्ति का एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो ये इसका हमें जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया था, 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि एक सेकंड में अगर 20 दोलन वो पूरे करिए तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसी के आधार पर ही हमको इसका आंसर करना है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप उनसे अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये चीज़ हमें ये देखनी है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुएं अगर हमने उन्हें नहीं देखा है, सिर्फ हम उनको सुन कर ही हम पहचान सकते हैं कि ध्वनि किसकी है। ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए ये आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों, पहले तो अलग अलग हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? तो इनको भिन्न बनाने वाले जो कारक हैं वो हैं आयाम और आवृत्ति। तो मेनली जो आयाम, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी होती है वही इन ध्वनियों को अलग, मतलब कि उनको भिन्न भिन्न करती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती हैं। ये 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, ठीक है, जो कि जो है वैरायटीज़ में, मतलब कि अलग अलग ध्वनियाँ जो है ये प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। तो क्या हम ध्वनियों में से उनके जो आयाम हैं तथा आवृत्ति हैं उनके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है प्रबलता तथा तारत्व, लाउडनेस और पिच हमें देखनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक धातु का ग्लास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से ग्लास के किनारे से टकराइए, उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब ग्लास पर चम्मच से ज़ोर से आघात मारिए। पहले धीरे से छुआइए, फिर ध्वनि सुनिए, उसके बाद ज़ोर से आघात मारिए, फिर सुनिए। तो उसके द्वारा जो वाइब्रेशन होगा उनको दोनों ही सिचुएशन में सुनने की कोशिश करिए। फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने की ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? तो अब ग्लास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। तो पहले तो चम्मच का यूज़ किया गया, उसके बाद थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद को लटकाइए। ग्लास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। मतलब कि जैसे गेंद को, थर्माकोल की जो गेंद है उसको लटका दीजिए ग्लास के बगल में, चित्र में जैसे दिखाया गया था, ठीक है। उसके बाद उसको किसी और चीज़ से उसको जो है वाइब्रेट करने की कोशिश करिए। तो पहले है कि जब वाइब्रेशन करिए तो वाइब्रेशन के दौरान गेंद जो है वो कितनी दूर विस्थापित हो रही है। वाइब्रेशन होगा तो वो धक्का देगी, तो इसका विस्थापन हमें देखना है। तो गेंद का विस्थापन ग्लास के कंपन के आयाम की माप है। तो ये जो गेंद का विस्थापन होगा उसको लगाइए, इस वजह से है ताकि जो है उससे जो जितनी दूर भी इसका विस्थापन होगा फिर
वापस से अपनी जगह जब आएगी तो यही मेनली उसका जो है एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो ये लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ध्वनि की प्रबलता है, ठीक, कि जो साउंड है वो कितना तेज़ है कितना धीमा है, तो उसकी जो प्रबलता है वो डिपेंड करती है किस पर, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होती है। तो ये दोनों ही लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपित वाइब्रेट जो वस्तु है उसका आयाम जितना अधिक होगा वो जो साउंड होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, ध्वनि उतनी ज़्यादा प्रबल होगी। फिर उसके बाद है कि जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद हो जाती है। आयाम जैसे ही कम होता है तो जो साउंड होता है वो भी कम हो जाता है। आप ग्लास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। आप दोनों स्थितियों में ग्लास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम जो है वो अधिक आ रहा है, जिस स्थिति में अधिक आ रहा है उसमें साउंड ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये जो सारणी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हैं। तो आइए देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता, तो ये ध्यान रखिए, ध्वनि की जो प्रबलता होती है कि वो कितनी लाउड है, कितनी जो है मतलब ज़्यादा जो है शार्प है, कितनी ज़्यादा लाउड है और कितनी कम ध्वनि ये है, ठीक है। तो इसकी प्रबलता जो है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो वाइब्रेशंस हैं उनके आयामों के वर्ग के, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए वर्ग बोला गया है इसलिए ध्यान दिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पहले तो समानुपाती भी ध्यान देना है, वर्ग भी ध्यान देना है। यदि आयाम दुगना हो जाए, आयाम जो है वो अगर दुगना हो जाए तो प्रबलता क्या हो जाएगी, वो 4 गुनी हो जाएगी, 4 की गुणक हो जाएगी, क्योंकि आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है ना कंपन। तो आयाम दुगना होगा तो जाहिर सी बात है जो प्रबलता होगी वो कैसी हो जाएगी, वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि इसके वर्ग के जो है बराबर होती है। प्रबलता को डेसिबल, और यहाँ पे देखिए कि जो प्रबलता है, लाउडनेस है, उसको डेसिबल में जो है व्यक्त करते हैं। मात्रक, ये जो मात्रक है, ठीक है, लाउडनेस का। निम्न सारणी में स्रोतों से आने वाली, अलग अलग स्रोतों से आने वाली जो ध्वनि है उनकी प्रबलता का कुछ बोध दिया गया। जैसे सामान्य श्वास, जो मनुष्य जो है सामान्य जो सांस लेते हैं अंदर बाहर, वो कितने डेसिबल की होती है, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट जो होती है वो 30 डेसिबल की। सामान्य बातचीत या वार्तालाप जो होती है वो 60 डेसिबल की। व्यस्त जो है यातायात, यानी कि जो रश वाली जो फील्ड होती है वहाँ पर जो ध्वनि, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अपनी अपनी आवाज़ें कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ में जो साउंड होता है वो 70 डेसिबल होता है। औसत फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री का अगर जो है साउंड सिस्टम का निकाला जाए कि कितनी ध्वनि प्रदूषण या कितने ध्वनि प्रोड्यूस करी है, तो वो 80 डेसिबल करती है। इसके लिए जो लाइन में बोला गया है कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर, अगर इससे ज़्यादा शोर जो अगर वो हुआ तो वो शरीर के लिए कष्टदायक हो सकता है। आगे देखिए, जैसे ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ये चीज़ तो हो गई कि जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, उसके आयाम पर निर्भर कर रही है। जब किसी कंपित वाइब्रेट वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल हो जाती है। मतलब कि कोई भी वाइब्रेटेड ऑब्जेक्ट है उसका जब आयाम जो है वो अधिक होता है, उसका एम्पलीट्यूड अधिक होता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है उसकी प्रबलता भी बढ़ जाती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि जो है वो भी मंद पड़ जाती है। इसे हम लोग ने डिस्कस भी किया था अभी। तो देखिए यहाँ पे, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, एक बड़े इंसान से कीजिए, क्या इसमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, मतलब कि लाउडनेस उनकी समान हो, लेकिन फिर भी उनमें कुछ भिन्नता होती है, तो उसी को ही देखें कि किस प्रकार वो भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए पूछोगा, मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। तो आइए देखते हैं क्या रीज़न है। तो उसके लिए आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी है वो ध्वनि की तीक्ष्णता, तो जो साउंड है उसकी जो श्रिलनेस है, उसकी जो तीक्ष्णता है या उसका जो पिच है, तारत्व है, ठीक है, उसको निर्धारित करती है। कौन? आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तो जो है उसकी प्रबलता, उसकी लाउडनेस को जो है निर्धारित करा है। तो और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, उसकी जो है श्रिलनेस होती है या फिर उसकी जो पिच होती है उसको निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है, ठीक है, तो जो ये वाइब्रेशन है उसकी आवृत्ति अगर अधिक है, उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है, तो हम कहेंगे कि ध्वनि तीखी है, ठीक। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहेंगे कि ध्वनि का तारत्व जो है वो कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेव्स बनती कैसे हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, और एक ड्रम को बजाते समय, और यहाँ पे सीटी की भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसी का ही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। ढोलक जो होता है उसकी जो आवृत्ति, उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कम जो होती है, तो फ्रिक्वेंसी कम है तो जाहिर सी बात है उसकी जो है श्रिलनेस है, उसकी जो तीक्ष्णता है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसलिए हम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए जो पिच जो है उसकी ध्वनि
ये जो है मतलब कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कम है, इस वजह से जो तारत्व है, जो पिच है, उसकी भी ध्वनि कम ये प्रोड्यूस करेगा। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी जो है वो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये जो है हाई पिच की जो पक्षी होती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जो पक्षी होती हैं उनकी जो साउंड होता है वो हाई पिच का साउंड होता है, ठीक है। जबकि जो शेर की दहाड़ होती है उसका जो पिच होता है वो मंद होता है, वो लो पिच की होती है। शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि जो है वो दुर्बल है। अगर देखा जाए तो शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, लेकिन पक्षी की जो ध्वनि है वो जो है बहुत ही दुर्बल है अकॉर्डिंग टू शेर की दहाड़ के। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की वजह से ही उसकी जो तीक्ष्णता है उसको यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो दोनों ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों की जो आवाज़ की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से भिन्न है, से मतलब कि अधिक है? तो ये चीज़, ये क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। तो सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति तथा अधिक तीखी होती है। एक महिला की जो आवाज़ होती है उसकी जो पुरुष की अकॉर्डिंग उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो है बहुत ही अधिक अधिक फ्रीक्वेंसी की वो होती है, ठीक है, और अधिक तीखी भी होती हैं, एकदम तीक्ष्ण होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। ध्वनियाँ ऐसी जो है हमें सुनाई भी दें और ना सुनाई देने वाली। तो इसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायन, एक वाइब्रेशन वस्तु जो है उसकी आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायन वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो आइए देखते हैं। तथ्य ये है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। मतलब यहाँ पे एक जो है तथ्य बताया गया है कि 20 कंपन, ठीक, 20 वाइब्रेशन हो और वो प्रति सेकंड में। तो 20 वाइब्रेशन प्रति सेकंड में इस तरीके की जो कम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनियाँ हैं वो मानव कान सुन नहीं सकता। ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो कम फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनियाँ हैं वो मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। 20 हर्ट्ज से कम वाली ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। यानी कि अश्रव्य ध्वनियाँ जो हैं उनमें कौन कौन सी आएंगी? अश्रव्य ध्वनियों में जो है ऑडिबल हैं कि जो है इनऑडिबल हैं। तो इनऑडिबल जो साउंड्स हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम जो कम फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होगा वो जो है वो अश्रव्य में आएगा, ठीक है। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड यानी 20K हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती हैं। यहाँ पे दो रेंज दी गई हैं। 20 से कम, 20 हर्ट्ज से अगर कम हुई साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है तो भी मनुष्य को नहीं सुनाई देगी, और अगर जो है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ अगर हुई तो भी मानव द्वारा संशोधित नहीं होंगी, उनको वो नहीं सुन सकेंगे। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है, कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियाँ भी सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ते हैं। कुत्तों में ये क्षमता होती है कि पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की जो फ्रीक्वेंसी वाली है वो सिर्फ कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, वो 20,000 से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। कौन? अल्ट्रासाउंड मशीन्स, जो उपकरण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अनऑडिबल जो साउंड्स हैं, ठीक है, उनकी रेंज क्या बताई गई? 20 हर्ट्ज से अगर कम हुआ तो नहीं मनुष्य को सुनाई देगा, और 20,000 से अगर ज़्यादा हुआ तो नहीं सुनाई देगा। और जो डॉग्स होते हैं वो 20,000 से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है उसको वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि इसका मतलब यही है कि अतः मानव के जो कान होते हैं वो श्रव्य, जो ऑडिबल जो साउंड्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होगी, आवृत्ति का जो रेंज होगा वो लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी कि 20 से ज़्यादा और 20,000 से कम, तो उतनी ही रेंज जो होती है जिसे मनुष्य सुन सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शोर तथा संगीत। तो यहाँ पे हमें देखना है नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है, हमेशा अच्छी लगती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट भी पहुँचाती है? तो देखिए कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो क्या निर्माण स्थल से आने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा
ट्रक के जो हॉर्न्स होते हैं उनकी ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को, जो ऐसी ध्वनियाँ जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, नॉइस कहते हैं। तो कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे, तो वो भी शोर ही होगा, नॉइस होगी। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद भी लेते हैं, तो इसमें सस्वर या फिर सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। ठीक है, तो ऐसी ध्वनियाँ जो कानों को जो है काफ़ी अच्छी लगती हैं, सुखद लगती हैं, तो वह सुस्वर ध्वनियों में आ जाएंगी। जैसे कि हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है, सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? मतलब कि अगर मान लीजिए संगीत है, जब तक कि एक नॉर्मल रेंज में है तब तक ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उसको भी जैसे डीजे वगैरह नहीं चला दिया जाता है, वैसे अगर कर दिया जाए तो क्या वह संगीत कहलाएगा? वो भी तो उस समय अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन देखना है। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैस तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। या तो ज़्यादा या फिर अवांछित, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसी जो ध्वनियाँ होती हैं उनको ही वही क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ हैं, विस्फोट जिसमें पटाखों तथा पटाखों का फटना भी शामिल है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि। घर में जो है कौन से स्रोत उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। तो यहाँ पे जो कि जो है हाई वॉल्यूम पे चलाए गए हैं, तो उनके लिए क्या है, इस तरीके के जो अप्लाइंस हैं और या फिर कूलर है, वातानुकूलर, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कूलर वगैरह भी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उत्पन्न करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, और जो एसी वगैरह जो होता है वो भी करता है। तो ये सब भी एक अनवांटेड वॉइस को जो है साउंड वॉइस जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक तरीके का ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की कहानियाँ क्या हैं। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, नींद का न आना, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी तथा स्थायी रूप से कम हो जाती है। मतलब कि लगातार, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये ईयरफोन लगातार लगाए रहते हैं, तो लगातार जो ध्वनि के प्रभाव के संपर्क में व्यक्ति रहते हैं, वो जो है उनकी सुनने की जो क्षमता है वो अस्थायी तथा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, उसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण सबसे पहले करना होगा। ये कैसे किया जा सकता है? जो मेनली जहाँ से ध्वनि का जो है ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, साउंड, इसके लिए वायुयानों के इंजन, यातायात के वाहन, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों की रव शामक युक्तियाँ, साइलेंसर लगानी चाहिए। ठीक है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसके लिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना होगा। ध्वनि अगर उत्पन्न करना है तो उसके लिए ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको उन क्षेत्रों से दूर करना होगा जहाँ पे लोग रहते हैं। आवासीय जो क्षेत्र हैं उनसे दूर उनको संचालित करना होगा जब भी उनका काम होगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले जितने भी उद्योग हैं, ठीक है। उसके अलावा है स्वचालित वाहन के हॉर्न का उपयोग भी कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा जो संगीत निकाय हो, टेलीविज़न हो या फिर जो है म्यूज़िक क्लासेस हों, ठीक है, उनकी या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो, उनकी जो ध्वनि होती है ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो ध्वनि प्रबलता है वो कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवाज़ों तक ना पहुंचे। ये एक सबसे बड़ा प्रेजेंट टाइम में भी ये जो है एक तरीका हो गया है बहुत ही अच्छा कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आपने अक्सर करके देखा होगा कि जो सड़कें हैं, ठीक है, सड़कों के किनारे किनारे जो जॉइंट वाला हिस्सा है वहाँ पर भी कई कई जगह जो है पेड़ लगे होते हैं। तो पेड़ लगाने का मेन मकसद यहाँ पर यही है कि जो है वो है व्यक्तियों की, मतलब कि ध्वनि जो है, ध्वनि का जो साउंड है उसको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं पेड़ पौधे, तो इससे वो पॉल्यूशन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे जो श्रवण क्षति दी गई है, जो हेयरिंग जो है इम्पेयरमेंट है, सुनने की शक्ति में जो भी खराबी आती है उसके लिए क्या है, पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही हो जाती हैं, अतः मन से ही होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो श्रवण क्षति है, जो है हियरिंग की जो इम्पेयरमेंट है, ठीक है, तो वो जन्म से भी हो सकती है। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आंशिक अशक्तता, डिसेबिलिटी, सामान्यतः किसी बीमारी या फिर
जो आंशिक अशक्तता होती है, डिसेबिलिटी जो होती है, वो बीमारी, चोट और उम्र के कारण होती है। ठीक है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक बच्चे इंगित सॉरी ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो है साउंड सिस्टम है, जो मुंह से बोला जा रहा है, ठीक है, तो बोलने की जो क्षमता है वो श्रवण के परिणाम स्वरूप ही विकसित होती है। तो यानी कि जिन बच्चों की जो सुनने की क्षमता अगर जो है या वो श्रवण से, साउंड से रिलेटेड अगर उनमें डिसेबिलिटीज़ पाई जा रही, हियरिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनके जो है बोलने से रिलेटेड भी उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होंगी। तो यानी कि इसी वजह से वाक शक्ति जो होती है वो श्रवण के परिणाम स्वरूप ही विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे जो हैं वो वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहरे बच्चे जो हैं वो गूंगे भी हो सकते हैं, ये रीज़न हो सकता है। औद्योगिकीय या प्रौद्योगिकीय, ये दोनों ही तरीके के जो यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं, उनसे श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की जो गुणता है उसमें सुधार लाया गया है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइस यूज़ की गई हैं उनके द्वारा इस तरीके के जो बच्चे हैं उनकी गुणता में सुधार लाना संभव बना दिया गया है। श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर रहा है। तो ऐसा होता नहीं है कि जो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो अपनी लाइफ कंप्लीट करने से पहले ही बहरे हो जाते हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए जो टेक्नोलॉजी ने जो डिवाइसेस बना रखी हैं, तो उनके द्वारा भी वो जो है मतलब टाइम से पहले जो बहरे होने की जो कंडीशन है वो रोक सकते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियली तरीके से उनको जो है सुनाई दे सकता है, ऐसी मशीनें बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही हमारी एंड होती है। इसके जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट कर लें एक बार। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सही उत्तर चुनना है। तो है ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि जो है वो किसमें संचरित हो सकती है? देखिए, केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या ठोस द्रव गैस सब में, जितने भी यहाँ पे मीडियम दिए गए हैं सभी में ये जो ध्वनि है वो संचरित हो सकती है। ठीक है। वैसे भी साउंड वेव्स के लिए जो मोशन है वो चाहिए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो किसकी जो है कम हो सकती है? तो छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, या फिर महिला की? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, इसमें बताया गया छोटे लड़के की जो ध्वनि है, वाग ध्वनि, वो आवृत्ति उसकी कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ट्रू फॉल्स में देखना है। तो पहला है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। साउंड वेव्स जो है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, ये बात ट्रू है। नेक्स्ट है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ कहा गया है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे फॉल्स बताई गई है। तो जो ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या था कि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। ये गलत इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आवर्तकाल की जगह क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है। आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल नहीं, आवृत्ति कहते हैं। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि जो है वो मंद होगी, तो ये फॉल्स है, जबकि आयाम पे ही डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे ही ध्वनि डिपेंड करती है, उसकी लाउडनेस। ठीक है। मानव कानों के लिए श्रव्यता का जो परास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो इनकी जो पिच है वो आवृत्ति, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जितनी कम होगी, इसकी जो पिच है वो उतनी ही अधिक होगी। तो ये जो है ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है, ऐसा नहीं है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जो अवांछित होती हैं, ठीक है, या अप्रिय होती हैं, उनको संगीत कहते हैं। गलत है। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। ये बात सही है, बिल्कुल, आंशिक रूप से भी या पूरी तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए पहला है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगा जो समय है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ठीक है। आवर्तकाल कहलाएगा। फिर प्रबलता कंपन के से निर्धारित की जाती है। प्रबलता जो है वो कंपन की किससे? आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति का जो मात्रक है वो क्या है? हर्ट्ज। ठीक है।
और फिर उसके बाद अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? अवांछित ध्वनि जो होती है वो होती है शोर। और लास्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की जो वाइब्रेशंस हैं उनकी आवृत्ति पर डिपेंड करती हैं, उसी को ही निर्धारित करती है आवृत्ति को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इसमें एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, कंपन का आवर्त काल कितना होगा? तो देखिए पहले तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 500 कंपन करने में 500 कंपन में लगा जो समय है, ठीक है, वो कितना है? 1 सेकेंड है। 500 कंपन में लगा समय, तो जाहिर सी बात है एक कंपन में, जो एक कंपन है उसमें कितना समय लगा होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 में से 500 को, ठीक है, तो 1 में से 500 जो है उसको डिवाइड कर दें इतने सेकेंड्स में। तो हमने ये देखा जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.002 सेकेंड ये आया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर जो है उनका 500 कंपन का 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड का उसी से ही डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया वाद्य यंत्रों और उसके भाग को पहचानिए जिससे वो ध्वनि उत्पन्न करे। तो यहाँ पे पहला है ढोलक। ठीक है, ढोलक किससे जो है, तो ढोलक जो होता है उसमें जो तनित झिल्ली होती है, ठीक, तनित झिल्ली, तो यहाँ पे जो तनित झिल्ली होती है वही जो है ढोलक में बजने वाला जो है मेन पोर्शन होता है। उसके बाद है यहाँ पे सितार। सितार में मेन जो तार होता है वो इस पे डिपेंड करता है। और लास्ट में है बांसुरी। बांसुरी में वायु स्तंभ होता है। ठीक, वायु स्तंभ होता है जो जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे क्योंकि हमारे डेली रूटीन के इसमें सारे काम दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।